नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैम ने एड्रेस किया है वो है डिस्कस वेदर मैरिटल रेप शुड बी क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया। तो क्या मैरिटल रेप है वो क्रिमिनलाइज्ड होना चाहिए या नहीं इंडिया में, बस इतना ही क्वेश्चन है। तो ये इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं ओपन एंडेड वाला क्वेश्चन। तो इसमें मैरिटल रेप है इसके बारे में बताना, फॉर वाले आर्ग्यूमेंट देना, अगेंस्ट वाले आर्ग्यूमेंट, इसकी हेडिंग हमको खुद से ही सोचनी होगी कि हमको ये इन चीज़ों के बारे में, मैरिटल रेप के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही बताएंगे कि मैरिटल रेप होता क्या है। तो मैरिटल रेप इज़ द एक्ट ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस ड्यू टू नॉन कंसेंसुअल एडवांसेस विद इन द रेल्म ऑफ द मैरिज। तो मैरिज के रेल्म के अंदर का ये एक्ट ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस है जो कि नॉन कंसेंसुअल है, मतलब कि दोनों की मर्जी से नहीं हुआ है। ठीक है, या फिर दोनों में से किसी एक की मर्जी से नहीं हुआ है। ठीक है, तो बेसिक सा डेफिनेशन लिख लेना एंड उसके बाद फिर क्या मैम ने क्या हेडिंग डाला हुआ है, केस फॉर इट्स क्रिमिनलाइजेशन। तो इसके क्रिमिनलाइजेशन के लिए क्या है, मतलब वही फॉर वाला आर्ग्यूमेंट है। एंड देन मैम ने नेक्स्ट हेडिंग दिया है ये देयर आर कंसर्न्स करके, उसके अगेंस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, एंड उसके बाद फिर कंक्लूड किया हुआ है। ठीक, अब पहले फॉर वाला आर्ग्यूमेंट से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट मैम ने दिया कि राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हाँ, जो मैरिटल रेप है वो क्रिमिनलाइज होना चाहिए क्योंकि जो फीमेल है उनके पास राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी है ना अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कौन से जजमेंट में भी ये चीज़ बोली गई थी कि राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी अंडर आर्टिकल 21 है, तो पुट्टास्वामी केस। तो मैंने इसके बारे में सर्च किया तो KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली ये चीज़ रिकॉग्नाइज की थी कि जो राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी है अंडर आर्टिकल 21 ऑल्सो नॉन एज दी प्राइवेसी केस भी बोलते हैं। तो जहाँ पर प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी की बात आएगी वहाँ पर भी पुट्टास्वामी केस हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर तो लिखेंगे ही कि बॉडीली ऑटोनॉमी है वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। देन सेकेंड पॉइंट इज दैट कि रेप इज़ रेप एंड मस्ट नॉट बी टेकन लाइटली इवन इफ बाय हस्बैंड। तो एक और चीज़ की रेप तो रेप ही होता है ना, आप चाहे वो हस्बैंड करे या फिर कोई और, लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो ये क्रिमिनलाइज होना चाहिए ये चीज़। देन थर्ड थिंग, प्रोपेल्स द कंटिन्यूड सब्जुगेशन ऑफ द वुमेन फर्दर इन पब्लिक स्फीयर। तो ये क्या कहता है, अगर मैरिटल रेप हो रहा है तो ये क्या दिखा रहा है कि कंटिन्यूड सब्जुगेशन वुमेन का हो ही रहा है, तो और ज़्यादा प्रोपेल कर रहा है ये चीज़। अगर मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज नहीं हुआ तो ये प्रोपेल करेगा और ज़्यादा कंटिन्यूड सब्जुगेशन वुमेन का फर्दर इन द पब्लिक स्फीयर। फॉर एग्जांपल लो हेल्थ इंडिकेटर्स, ऑलरेडी वुमेन का लो हेल्थ इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। फिर फोर्थ थिंग मैम ने लिखा है कि डिस्ट्रेस कॉल रिसीव्ड बाय द नेशनल कमीशन ऑन वुमेन इन लॉकडाउन रिफ्लेक्ट द वाइड स्प्रेड वायलेंस। ओके, डिस्ट्रेस कॉल रिसीव किया जाता था बाय द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन लॉकडाउन के टाइम पीरियड पे, क्योंकि और ये चीज़ ये रिफ्लेक्ट करता है कि वाइड स्प्रेड वायलेंस तो हो रहा है मैरिटल रेप के कारण, है ना। देन फिफ्थ थिंग इज नेसेसरी फॉर द होलसेल एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। और ये ज़रूरी भी है होलसेल एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन के, होलसेल एम्पावरमेंट के लिए। जैसे कि मैकेंजी एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, वहाँ पर ये चीज़ बोली गई थी कि 75% ऑफ केयर वर्क है वो वुमेन ही करती है। ठीक है, तो अगर वुमेन ही 75% केयर वर्क कर रही है तो, और वो भी अनपेड वाला केयर वर्क कर रही है, तो ऐसे में तो वुमेन का एम्पावरमेंट नहीं हो पाएगा। तो मैकेंजी का रिपोर्ट को मैम ने कोट किया है। ठीक है, तो ये सारे फॉर वाले आर्ग्यूमेंट दिए थे मैम ने कि पहली बात तो मैरिटल रेप को क्यों क्रिमिनलाइज करना चाहिए, क्योंकि ये फीमेल है, उनका राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी अंडर आर्टिकल 21। दूसरी चीज़ की रेप तो रेप ही होता है, चाहे हस्बैंड करे या कोई और, तो क्रिमिनलाइज तो होना चाहिए। थर्ड कि प्रोपेल तो कर ही रहा है ये सब्जुगेशन वुमेन का कंटिन्यूड पब्लिक स्फीयर में। फिर फोर्थ थिंग कि डिस्ट्रेस कॉल रिसीव किए जाते थे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के द्वारा, तो लॉकडाउन टाइम पीरियड पे, तो दिखाता है कि ये वायलेंस से वाइड स्प्रेड वायलेंस एसोसिएटेड है इस चीज़ से। देन फिफ्थ थिंग कि होलसेल एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन के लिए ज़रूरी है कि मैरिटल रेप क्या हो, क्रिमिनलाइज्ड हो। अब कंसर्न क्या है, यहाँ पर मैम ने
लिखा है कि अगेंस्ट वाले आर्ग्यूमेंट में कि सॉलिसिटर जनरल हेल्ड दैट इट कैन डिस्टेबलाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, की जो मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है इसके कारण, कि अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया गया तो, है ना। देन कैन बी टैकल्ड अंडर अदर सेक्शन ऑफ आईपीसी। अब अलग से मतलब कि क्रिमिनलाइज करने के लिए अलग से कोई लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो आईपीसी के अदर सेक्शन है वो टेक केयर कर लेगा इसका। किसके अंदर? आईपीसी के भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर। डोमेस्टिक वायलेंस का आईपीसी का सेक्शन क्या है? 498A। अब एग्जैक्ट याद नहीं भी रहेगा तो ऐसे करके लिख सकते हैं कि आईपीसी सेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस करके, ठीक है। बट याद कर ले तो ज़्यादा बेहतर। वैसे तो अब आईपीसी की जगह नया आ चुका है भारतीय न्याय संहिता वाला, तो वो भी कोट कर सकते हैं अगर उसका सेक्शन याद है तो। देन डिफ़िकल्ट टू इन्वेस्टिगेट जेन्युइन केसेस। अब मैरिटल रेप का जेन्युइन केसेस कौन सा है, ये चीज़ इन्वेस्टिगेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, अगर केसेस जेन्युइन भी हुए तो। देन राइज ऑफ द फ्रिवलस एंड फेक केसेस का भी राइज हो रहा है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना हमेशा वुमेन ही सही होगी, क्या पता उसने फ्रिवलस या फेक केस किया हो अपने हस्बैंड को फंसाने के लिए। देन मैम ने कंक्लूड किया है कि येट फॉर एनी मॉडर्न डेमोक्रेसी टू प्रॉस्पर लाइक यूएस एंड यूके, तो कोई भी डेमोक्रेसी अगर उसको प्रॉस्पर करना है जैसे यूएस एंड यूके, तो मैरिटल रेप क्रिमिनलाइजेशन हैज़ बीन इम्पेरेटिव। तो क्रिमिनलाइजेशन है वो इम्पेरेटिव है, मतलब क्रिमिनलाइज तो करना ही पड़ेगा मैरिटल रेप को, टू इंश्योर पंचप्राण। क्या है पंचप्राण? जेंडर इक्वालिटी। पंचप्राण में से एक तो जेंडर इक्वालिटी है। इट इज़ नेसेसरी टू इम्प्रूव इन्वेस्टिगेशन, हाई पेनाल्टी फॉर दी फेक केसेस के लिए हाई पेनाल्टी रखो, कॉन्स्टिट्यूट करो कमेटी जो एग्जामिन कर सके इसको। अब अगर हम पंचप्रण में देखें ना, तो ये वाला जेंडर इक्वालिटी चीज़ पंचप्रण में तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट प्रण टॉक्स अबाउट द गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया। देन सेकेंड प्रण है वो ये बोलता है कि रिमूव एनी ट्रेस ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट। थर्ड प्रण ये बोलता है कि प्राइड लेना अपने इन आवर रूट्स। फिर फोर्थ है यूनिटी है, एंड फिफ्थ है सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग द सिटीजन्स। तो ये पंच प्रण में से कहीं पर भी जेंडर इक्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैम ने लिख दिया। गलती से ही लिखा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि पाँचों तो याद नहीं रहेगा, तो इतना ज़्यादा सोचना नहीं है कि मतलब ये इसमें जा रहा है नहीं जा रहा। मैम लोग भी लिख रहे हैं, अगर नहीं जा रहा तो भी लिख दे रहे हैं, तो फिर ऐसा कर सकते हैं लास्ट रिसॉर्ट पे, ठीक है। कभी कभी तो अनजाने में ही ऐसा लिखा जाएगा, लेकिन ट्राई करना है कि जो पंच प्रण है उसी को ही लिखे, ठीक है। अब और भी कुछ ये मैंने दृष्टि की वेबसाइट से निकाला था, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मैरिटल रेप का ही अगर क्वेश्चन आए तो होलिस्टिक प्रिपेयर यहीं पे ही कर लेते हैं। तो मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ, जो चीज़ें मेरी नोट्स में नहीं है और वो किसी टॉपर्स के आंसर में आधा मिल गया, तो बाकी चीज़ें मैं और सर्च करके उसी में ही ऐड ऑन कर लूँगी और वहीं से ही रिवाइज़ कर लूँगी, ठीक है। तो अब इन द गोलकनाथ शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ केस 2019, दी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट रूल्ड दैट द हस्बैंड कैन नॉट be charged with the rape or unnatural sex with his wife if she is above 15 years of age regardless of the consent। तो ये जो रिसेंट जजमेंट आया था छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, कि जो हस्बैंड है उसको चार्ज नहीं किया जा सकता मैरिटल रेप के लिए या फिर अननेचुरल सेक्स के लिए विथ हिज वाइफ, अगर उसकी वाइफ 15 ईयर्स से ज़्यादा एज की है, अब चाहे उसका कंसेंट हो या ना हो। Then it relied on the exception to under the section 375 of IPC। अब हाई कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया क्यों था? क्योंकि इट रिलाइड ऑन द एक्सेप्शन टू अंडर द सेक्शन 375 ऑफ द IPC। तो IPC का जो सेक्शन 375 में जो एक्सेप्शन है, जो कि एग्जाम्प्ट करता है हस्बैंड को फ्रॉम रेप चार्जेस इफ़ द वाइफ इज़ नॉट बिलो 15 ईयर। अगर वाइफ 15 ईयर से कम की नहीं है तो हस्बैंड को चार्ज नहीं किया जा सकता रेप के लिए। तो ये IPC का ही सेक्शन बोलता है, तो इसी के बेसिस पे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जजमेंट सुना दिया था, ठीक है। फिर इन अनदर डेवलपमेंट द सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग पिटिशंस क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप बैक्ड बाय द वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट्स। तो अनदर डेवलपमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने तो पिटिशन जब हियर कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो क्रिमिनलाइज करने की बात की मैरिटल रेप को, जो कि बैक था किसके द्वारा? वुमेन राइट एक्टिविस्ट है, वो तो चाहेंगे ना कि मैरिटल रेप है वो बैन हो, मतलब क्रिमिनलाइज हो। फिर अबाउट
मैरिटल रेप इज़ अ टाइप ऑफ इंटीमेट पार्टनर। अब यहाँ पे बताया गया कि व्हाट इज़ मैरिटल रेप, तो ये अनदर डेफिनेशन है जो यूज़ किया जा सकता है। तो मैरिटल रेप इज़ अ टाइप ऑफ इंटीमेट पार्टनर वायलेंस दैट इन्वॉल्व्स फोर्स्ड सेक्स और सेक्सुअल असॉल्ट बिटवीन स्पाउसेस। इट इज़ नॉट अ क्राइम इन इंडिया। वही तो इंट्रोडक्शन में ये चीज़ लिख सकते हैं। वैसे तो मैम का डेफिनेशन ज़्यादा सही है, ज़्यादा लिखने में ज़्यादा बेटर है। देन हाउएवर इफ अ कपल is married but living separately, then the husband is guilty of rape if his wife does not consent to sexual intercourse। तो वही अगर कपल मैरिड है लेकिन वो अलग अलग रह रहा है तो हस्बैंड है उसको गिल्टी ऑफ रेप किया जा सकता है, मतलब कि रेप के लिए गिल्टी माना जा सकता है, दोषी माना जा सकता है। इफ़ हिज वाइफ डज नॉट कंसेंट टू द सेक्शुअल इंटरकोर्स, अगर उसकी वाइफ सेक्शुअल इंटरकोर्स के लिए कंसेंट ना दे तो। देन लीगल इंस्टांस क्या है? ओके तो लीगल इंस्टांस में सेक्शन 375 क्लॉज 2 स्टेट्स दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बिटवीन अ मैन एंड हिज वाइफ हु इज़ नॉट अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज इज़ नॉट अ रेप। तो अगर हम लोग मैरिटल रेप का लीगल इंस्टांस देखें तो आईपीसी का जो सेक्शन 375 क्लॉज 2 है वो ये बोलता है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है या सेक्सुअल एक्ट्स है बिटवीन मैन एंड हिज वाइफ वो अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज अगर फीमेल है, मतलब 15 ईयर्स से ज़्यादा की फीमेल है एज में, तो वो रेप नहीं कहलाएगा। फिर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता है वो क्या बोलता है? रिटेन्स द इम्यूनिटी फॉर हस्बैंड्स इन केस ऑफ मैरिटल रेप, कि मैरिटल रेप को तो भारतीय न्याय संहिता में भी क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है, बट द एज ऑफ कंसेंट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 15 to 18 ईयर्स कंप्लाइंग विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017। तो भारतीय न्याय संहिता में भी मैरिटल रेप को क्रिमिनल एक्टिविटी के रूप में तो नहीं रिकॉग्नाइज किया गया, बट हाँ वहाँ पर जो एज है कि फीमेल 15 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी जगह 18 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, ये वाला चीज़ ऐड किया गया है। ठीक है। फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, वाइल मैरिटल रेप इज़ नॉट अ क्राइम अ वुमेन कैन सीक रिलीफ, बट वुमेन फिर भी रिलीफ सीक कर सकती है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 फॉर सेक्सुअल अब्यूज़, ह्यूमिलिएशन एंड वायलेशन ऑफ डिग्निटी। तो अगर जो मैरिटल रेप की जो अगर कोई विक्टिम है अगर उसको रिलीफ चाहिए ही तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को यूज़ कर सकती है और सेक्सुअल अब्यूज़, ह्यूमिलिएशन और वायलेशन ऑफ डिग्निटी से रिलीफ ले सकती है। देन सेकेंड चीज़ेस कि जुडिशियल रूलिंग्स ऑन द मैरिटल रेप। तो कौन कौन सी जुडिशियल रूलिंग्स है? फर्स्ट, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया एक्सेप्शन टू दी सेक्शन 375 आईपीसी जो कि सेक्शन 63 है भारतीय न्याय संहिता का, फॉर वाइफ्स एजेड 15 to 18 मेकिंग इंटरकोर्स विथ माइनर वाइफ्स अंडर 18 रेप। तो उसमें बेसिकली क्या बोला गया है कि अगर 18 ईयर्स से कम एज में है, चाहे वो गर्ल मैरिड ही क्यों ना हो, तो अगर उसके कंसेंट के बिना हुआ है तो फिर वो मैरिटल रेप के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है। तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी होगी। अगर 18 ईयर्स से ज़्यादा है और वो मैरिड है तब वो अभी भी क्रिमिनल नहीं है, लेकिन ठीक है भले पहले इस 15 वाले एज को बढ़ा के 18 कर दिया गया है, 18 से कम चाहे मैरिड हो नॉन मैरिड हो अगर उसके कंसेंट के बिना हुआ है तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी में ही आएगा। बट 18 के बाद वाला को तो अभी भी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है ना, तो वही चीज़ है यहाँ पर एड्रेस किया गया कि इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया जो एक्सेप्शन 2 था 375 आईपीसी का, जहाँ पर वो ये बोला गया था ना कि 15 एज से अगर बिलो है तो फिर अगर उस टाइम पे अगर कंसेंट के बिना होता तो वो क्रिमिनल होगा, लेकिन 15 एज के बाद नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ को स्ट्रक डाउन किया गया फॉर वाइज एजेड 15 to 18 ईयर्स मेकिंग इंटरकोर्स विथ माइनर वाइज अंडर 18 रेप। ठीक। इट रूल्ड द एक्सेप्शन आर्बिट्रेरी एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो यहाँ पर ये जो एक्सेप्शन जो था 15 ईयर्स से कम वाले, तो वो आर्बिट्रेरी एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने बोला वायलेट करता है, क्योंकि आर्टिकल 14 को जो कि राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन, देन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। देन द कोर्ट रूल्ड दैट पॉक्सो एक्ट 2012 प्रिवेल करेगा ओवर द आईपीसी मेकिंग सेक्स विद अ माइनर अंडर 18 रेप इवन इफ शी इज मैरिड। तो अगर 18 ईयर से अगर कम की अगर गर्ल है तो फिर अगर कोई
केस आता है मैरिटल रेप का तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी होगी, और यहाँ पर पॉक्सो एक्ट है वो प्रिवेल कर जाएगा ओवर आईपीसी। ठीक, फिर केस पुट्टास्वामी केस 2017 में ये इस बात पे स्ट्रेस दिया कि इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्सुअल ऑटोनॉमी फॉर इंडिविजुअल्स एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ प्राइवेसी। तो ये इंट्रिंसिक पार्ट है प्राइवेसी का कि जो भी इंसान है उसके पास सेक्सुअल ऑटोनॉमी होनी चाहिए इंडिविजुअल के पास। देन अदर इम्पॉर्टेंट रूलिंग्स जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इन 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रूल किया दैट कंसेंसुअल सेक्स विथ अ माइनर वाइफ इज़ रेप, कि अगर भले ही वाइफ के कंसेंट के साथ हुआ है लेकिन उसके बावजूद अगर जो वाइफ है वो माइनर है, मतलब 18 ईयर से कम एज की है, तो वो क्या है, ऑफेंस ही कहलाएगा। डिफेंस ऑफ कंसेंट इन सच केसेस, रिजेक्टिंग द डिफेंस ऑफ कंसेंट इन सच केस। तो इस चीज़ में चाहे वुमेन का कंसेंट हो या ना हो, वो चीज़ क्या कहलाएगी, रेप ही कहलाएगी। ओके, देन इन 2024 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी रूल किया दैट अननेचुरल सेक्स विथ अ वाइफ इज़ नॉट रेप एंड दैट अ वाइफ्स कंसेंट इज इररिलेवेंट इन सच मैटर। तो यहाँ पे तो अलग ही जजमेंट देखने को मिला कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये रूल किया कि अननेचुरल सेक्स विद अ वाइफ है वो रेप नहीं होगा, एंड दैट द वाइफ कंसेंट इज इररिलेवेंट इन सच मैटर्स। देन कमिंग टू द जुडिशियल रूलिंग्स ऑन द अननेचुरल सेक्स, तो कौन कौन से जुडिशियल रूलिंग है। एक तो नवतेज सिंह जौहर केस 2018 का, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पार्शियली स्ट्रक डाउन कर दिया था सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी डिक्रिमिनलाइजिंग कंसेंसुअल होमोसेक्सुअलिटी। तो सेक्शन 377 तो होमोसेक्सुअलिटी की बात करता है, ये तो खैर मैरिटल रेप से थोड़ा अलग का मैटर है। देन गवर्नमेंट का स्टांस क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर होल्ड करता है दैट सुप्रीम कोर्ट दैट वाइल अ हस्बैंड कैन नॉट वायलेट हिज वाइफ्स कंसेंट कॉलिंग इट रेप इज एक्सेसिवली हार्श एंड डिसप्रपोर्शनेट। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट के कि जो हस्बैंड है, वाइल अ हस्बैंड कैन नॉट वायलेट हिज वाइफ्स कंसेंट, की भले ही हस्बैंड है वो वाइफ के कंसेंट को वायलेट नहीं कर सकता, बट इसको रेप कंसिडर करना ये एक्सेसिवली हार्श एंड डिसप्रपोर्शनेट हो जाएगा करके। तो ये वाला भाई हम लोग फॉर वाले मतलब अगेंस्ट वाले की मैरिटल रेप है वो क्रिमिनलाइज नहीं होना चाहिए, उस वाले आर्ग्यूमेंट में लिख सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर फॉर एंड अगेंस्ट वाले आर्ग्यूमेंट और दिए हुए हैं, तो यहाँ पर से हम देख लेते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन क्यों होना चाहिए। क्योंकि पहली बात तो वायलेशन ऑफ ऑटोनॉमी हो रही है, फीमेल का ऑटोनॉमी वायलेट हो रहा है ना, तो एवरी इंडिविजुअल हैज़ ए राइट टू रिफ्यूज़ सेक्स इवन इन मैरिज, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज जौहर केस 2018 में अपहेल्ड किया था सेक्सुअल ऑटोनॉमी को, एंड इट शुड एक्सटेंड टू मैरिज। तो ये वाला केस लिख सकते हैं, नवतेज जौहर केस याद रखना, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल ऑटोनॉमी अपहेल्ड किया था। ठीक, फिर सेकेंड चीज़ की सुप्रीम कोर्ट का स्टांस, इंडिपेंडेंट थॉट केस 2017 में रिकॉग्नाइज किया था सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप फॉर माइनर्स रीइंफोर्सिंग कंसेंट की। मैरिटल रेप है अगर माइनर का हो रहा है तो फिर वो मैरिटल रेप में ही आएगा, चाहे वो मैरिड हो या ना हो। ठीक है, तो रीइंफोर्स करता है क्या, कंसेंट को। तो सेम चीज़ मैरिज में भी होनी चाहिए। ठीक, फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ एग्जेम्प्ट करना हस्बैंड को वायलेट्स करता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द वुमेन, क्योंकि अगर देखो वुमेन के कंसेंट के बिना अगर मैरिटल रेप हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर तो हस्बैंड को अगर एग्जेम्प्ट किया जा रहा है कि ठीक है वो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, तो ये तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है कि जो 18 ईयर्स से पहले वाले जो मैरिड वुमेन है उनके हस्बैंड को तो पनिश किया जा रहा है, 18 ईयर्स से ज़्यादा वाली वीमेन है उनके हस्बैंड को पनिश नहीं किया जा रहा है फॉर द सेम एक्टिविटी। तो एग्जेम्प्ट करना हस्बैंड को वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर्टिकल 14 जहाँ पे इक्वालिटी की बात होती है, आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन, और आर्टिकल 21 राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी या फिर राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। फिर पॉक्सो एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन नॉन कंसेंसुअल सेक्स इज़ अ क्राइम फॉर माइनर्स शुड अप्लाई टू मैरिड अडल्ट्स टू। तो अगर नॉन कंसेंसुअल सेक्स क्राइम है माइनर्स के लिए तो वही चीज़ अप्लाई होनी चाहिए मैरिड अडल्ट के लिए भी, है ना। देन लीगल कॉन्ट्राडिक्शन भी है, जो भारतीय न्याय संहिता है वो रिटेन करता है इम्यूनिटी फॉर हस्बैंड डिस्पाइट रिमूविंग सेक्शन 377। तो सेक्शन 377 जहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, बट अभी भी हस्बैंड से उनको इम्यूनिटी दी गई है
मैरिटल रेप के लिए, तो ये लीगल कॉन्ट्राडिक्शन भी आ गया है। फिर अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन की, नहीं, मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि थ्रेट टू मैरिज हो जाएगा। क्रिमिनलाइजेशन में डिस्टेबलाइज द मैरिटल रिलेशनशिप, तो जो मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। जैसे कि मैम ने लिखा भी था, किसमें लिखा था, यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ने हेल्ड किया था करके, ठीक है। उसके बाद फिर एग्जिस्टिंग लॉज सफिशिएंट है, तो जो क्रिमिनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास और भी लॉ है जिसके अंदर हम मैरिटल रेप को डील कर सकते हैं। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस लॉ है, वो ऑलरेडी प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम दी सेक्सुअल हैरेसमेंट से। देन पोटेंशियल मिसयूज, तो मे लीड टू फॉल्स एक्यूजेशन इन डाइवोर्स एंड कस्टडी केसेस, तो ऐसा इसको जो फीमेल है मैरिटल रेप को मिसयूज़ कर सकती है जब भी उनको फॉल्स एक्विजिशन डालना होगा अपने हस्बैंड पे डाइवोर्स के केस में या फिर कस्टडी के केस में, तो पोटेंशियल है मिसयूज़ होने का। देन सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स है, तो मैरिज ट्रेडिशनली इंक्लूड करता है सेक्सुअल रिलेशन को, और मेकिंग लीगल चेंज तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है वो। देन लीगल लेजिस्लेटिव डोमेन में क्या है, द गवर्नमेंट आर्ग्यूज दैट द लेजिस्लेचर नॉट कोर्ट शुड डिसाइड, कि गवर्नमेंट है वो आर्ग्यू करता है कि जो लेजिस्लेचर है वो डिसाइड करेगी कि मैरिटल रेप होना चाहिए या नहीं क्रिमिनलाइज, ना कि कोर्ट, ठीक है। फिर है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द मैरिटल रेप अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड में क्या प्रैक्टिस चल रहा है ये देखते हैं। तो मैरिटल रेप है वो एक्सप्लिसिटली क्रिमिनलाइज्ड है 77 कंट्रीज़ में। अलाउड केसेस अगेंस्ट स्पाउसेस under the general provision in 74 and decriminalized or granted immunity in 34, तो explicitly marital rape 77 कंट्रीज़ में क्या है, मैरिटल रेप क्रिमिनल एक्टिविटी है। फिर मैरिटल रेप इज़ इलीगल है 50 अमेरिकन स्टेट में, जो यूएसए में 50 अमेरिकन स्टेट्स है ना, तो वहाँ पे मैरिटल रेप तो इलीगल है। एंड 3 ऑस्ट्रेलियन स्टेट्स, न्यूजीलैंड, कनाडा, इसराइल, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह वगैरह, ठीक है। यूके है फ्रॉम विच द आईपीसी इज लार्जली डिराइव्ड, जहाँ पर से हमने आईपीसी लिया हुआ है यूके से। रिमूव्ड द मैरिटल रेप एक्सेप्शन इन 1991, तो जो यूके है उन्होंने भी मैरिटल रेप का जो एक्सेप्शन था उसको हटा दिया, मतलब कि वहाँ पर भी जो मैरिटल रेप है वो क्रिमिनल एक्टिविटी ही है। देन क्या किया जा सकता है, व्हाट कैन बी डन, तो वे फॉरवर्ड वाले वे अगर लिखना पड़े तो ये चीज़ लिख सकते हैं हम लोग कर्व करने के लिए मैरिटल रेप को। तो जया जेटली कमेटी का रिकमेंडेशन है कि क्या बोला गया कि रेज करो मिनिमम मैरिज एज है वेमेन का। जया जेटली कमेटी ने रिकमेंड किया था कि वेमेन का मिनिमम मैरिज एज है उसका 18 से 21 करो टू प्रमोट दी जेंडर इक्वालिटी, ताकि जेंडर इक्वालिटी प्रमोट हो। क्यों? क्योंकि मेंस के लिए तो वही है ना 21 ईयर ही है मेल के लिए, तो फीमेल के लिए भी 21 ईयर करो मिनिमम मैरिज का एज, ताकि प्रमोट कर सके जेंडर इक्वालिटी, इंप्रूव करेगा मैटरनल हेल्थ भी एंड रिड्यूस करेगा रिस्क ऑफ नॉन कंसेंसुअल सेक्स मैरिटल रेप। क्योंकि 21 ईयर में अगर वुमेन रहेगी तो ज़्यादा बेटर डिसीजन ले पाएगी ना, तो तब ज़्यादा ये मैरिटल रेप के इंस्टांसेस खुद ब खुद कम हो जाएंगे। तो ये जो जया जेटली कमेटी का रिकमेंडेशन है ये तो लिख के ही आना, बहुत अच्छा है ये रिकमेंडेशन। देन लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स में क्या किया जा सकता है, अमेंड करना बीएनएस को टू रिमूव द मैरिटल रेप इम्यूनिटी एंड रिकॉग्नाइज स्पाउसल कंसेंट एज अ लीगल नेसेसिटी। तो भारतीय न्याय संहिता है उसको अमेंड करने की जरूरत है और रिमूव करो जो मैरिटल रेप का इम्यूनिटी दिया गया है ना, मैरिटल रेप को जो इम्यूनिटी दी गई है कि ये क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, उसको हटाना एंड रिकॉग्नाइज करो कि कोई भी अगर स्पाउसल कंसेंट है, रिकॉग्नाइज स्पाउसल कंसेंट एज अ लीगल नेसेसिटी। देन ऑल्टरनेटिव लीगल फ्रेमवर्क में कौन कौन सा है, ऑल्टरनेटिव लीगल फ्रेमवर्क एक्सपांड द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 टू एक्सप्लिसिटली इंक्लूड मैरिटल सेक्सुअल वायलेंस, ऑफरिंग स्ट्रॉन्गर सिविल रेमेडीज लाइक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स एंड कंपनसेशन, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव लीगल फ्रेमवर्क में क्या क्या किया जाएगा, एक्सपांड करना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को, और ताकि इसमें एक्सप्लिसिटली ही इन्वॉल्व करना जो भी मैरिटल सेक्सुअल वायलेंस है उसको। फिर ये ऑफर करेगा स्ट्रॉन्गर सिविल रेमेडीज लाइक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स एंड कंपनसेशन। फिर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको अडॉप्ट करना, जैसे यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया है।
उनके पास लॉ है टू डेवलप द कल्चरली अडॉप्टेड मैरिटल रेप लॉ अलाइनिंग विद द ग्लोबल ह्यूमन राइट्स के साथ अलाइन करता है वाइल कंसिडरिंग दी सोशो कल्चरल रियलिटीज़ को कंसिडर करते हुए। तो ये चीज़ की जा सकती है। तो जय जेटली कमेटी फिर लीगल रिफॉर्म में BNS को अमेंड करना, ऑल्टरनेटिव लीगल फ्रेमवर्क में क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है उसमें एक्सप्लिसिटली इंक्लूड करना मैरिटल सेक्सुअल वायलेंस को, फिर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना। फिर कंक्लूजन में क्या द डिबेट ऑन द मैरिटल रेप हाईलाइट्स द टेंशन बिटवीन द पर्सनल ऑटोनॉमी, लीगल इक्वालिटी एंड सोशियो कल्चरल नॉर्म्स। वाइल मेनी कंट्रीज है उन्होंने तो डिक्रिमिनलाइज कर दिया, इन इंडिया क्रिमिनलाइज कर दिया, इन इंडिया रिटेन करता है लीगल इम्यूनिटी फॉर हस्बैंड। अभी भी हस्बैंड को लीगल इम्यूनिटी मिली हुई है। जुडिशियल रूलिंग से एम्फेसाइज करता है कंसेंट पे एंड डिग्निटी पे कि वीमेन है उसके कंसेंट पे ही होना चाहिए जो भी है। फिर बट लेजिस्लेटिव रिलेक्टेंस है वो अभी भी परसिस्ट कर ही रहा है कि मैरिटल रेप को अभी भी क्रिमिनलाइज नहीं किया जा रहा है लेजिस्लेचर के द्वारा। दिस इशू रिक्वायर्स लीगल क्लैरिटी बैलेंसिंग इंडिविजुअल राइट्स विद द सोसाइटल कंसर्न्स। तो वही बोल रहा है कि इंडिविजुअल के राइट एंड सोसाइटल कंसर्न में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है, लीगल क्लैरिटी लेके आने की ज़रूरत है। तो इसमें और क्या डाला जा सकता था, जय जेटली कमीशन का रिकमेंडेशन, बाकी तो मैम ने अच्छा खासा सब चीज़ यूज़ कर ही लिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है केयर इकोनॉमी का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ केयर इकोनॉमी, हाईलाइट द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट एंड मेंशन द स्टेप्स टेकन टू एड्रेस देम इन इंडिया। केयर इकोनॉमी क्या है और हाईलाइट करना है कि इसके क्या क्या चैलेंजेस है जो केयर इकोनॉमी से एसोसिएटेड है एंड कौन से स्टेप लिए जा सकते हैं इनको एड्रेस करने के लिए। ठीक है, तो मैम ने स्टार्ट किया केयर इकोनॉमी की डेफिनेशन से। केयर इकोनॉमी इज द बैकग्राउंड वर्क विद इन अ हाउस होल्ड फॉर प्रोविजन ऑफ एवरीडे सर्विसेज वुमेन कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, वुमेन कॉन्स्टिट्यूट 75% ऑफ द केयर वर्क बर्डन मैकेंजी। तो अगेन वही मैकेंजी का रिपोर्ट को मैम ने कोट किया है। तो केयर इकोनॉमी क्या है, बैकग्राउंड वर्क विद इन अ हाउस होल्ड, हाउस होल्ड के अंदर जो बैकग्राउंड वर्क किया जाता है फॉर प्रोविजन ऑफ एवरीडे सर्विसेज। बट ये थोड़ा सा डेफिनेशन ना नैरो है, इसकी जगह केयर इकोनॉमी क्या होता है अगर ये लिखना हुआ तो यहाँ पर एक यूनाइटेड नेशन वुमेन के द्वारा डेफिनेशन दिया गया है, इसको लिख सकता है। एज पर UN वुमेन द केयर इकोनॉमी entails the production and consumption of the goods and services necessary for physical, social, mental and emotional well-being of the care-dependent groups such as children, elderly and the ill, people with disabilities as well as healthy prime working age adults। तो केयर इकोनॉमी के अंदर वो सब कुछ आ जाता है जहाँ पर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन हो रहा है गुड्स का, सर्विसेज का, जो कि नेसेसरी है फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग एंड इमोशनल वेलबींग के लिए भी केयर डिपेंडेंट ग्रुप के लिए। अब केयर डिपेंडेंट ग्रुप में कौन कौन आएगा, बच्चे आ जाएंगे, एल्डरली आ जाएंगे, इल, फिर PWD एज वेल एज कोई अगर हेल्दी पर्सन है वो भी आ जाएगा जो वर्किंग एज एडल्ट है। तो इन सब का केयर करने वाले को केयर इकोनॉमी के अंदर लाया जाएगा। अब केयर इकोनॉमी में पेड एंड नॉन पेड दोनों ही टाइप का ही वर्क इंक्लूड होता है। तो पेड वाला केयर वर्क है वो परफॉर्म किया जाता है जनरली किसके द्वारा, नर्स के द्वारा, डोमेस्टिक वर्कर्स, एजुकेटर्स के द्वारा एक्सेट्रा। एंड अनपेड केयर वर्क टास्क लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, केयरिंग फॉर चिल्ड्रन एंड द एल्डरली ऑफन परफॉर्म्ड एट होम। तो केयर इकोनॉमी के अंदर पेड एंड अनपेड दोनों ही आ जाता है। बट दिक्कत यहाँ पे क्या है कि लार्ज शेयर ये जो केयर वर्क का हो रहा है बोथ पेड एंड अनपेड, चाहे हम पेड वाले की बात करें या अनपेड, वो वुमेन ही कर रही है, परफॉर्म्ड बाय दी वुमेन। तो इनडायरेक्टली जो केयर इकोनॉमी है उसका कंसर्न वुमेन से है। तो ऐसा डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। तो फिर इसको डेफिनेशन को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, अगर UN वुमेन का डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं तो care economy consists of the paid and unpaid labor and services that support the caregiving in all its form. It includes domestic chores, taking care of the family members such as children, elderly, or looking after individuals who are ill or have disabilities. तो इससे करके इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, फिर मैकेंजी का रिपोर्ट कोट कर देना है कि 75% जो केयर वर्क बर्डन है वो वुमेन के ऊपर ही है। देन द इकोनॉमिक क्या लिखा हुआ है, द इकोनॉमीज आर सम ऑन द back of the the economies are run on the back of the women। जो इकोनॉमी है वो रन होती है women के बैक में।
किसने बोला था मैम ने तो नहीं लिखा हुआ है, बस लिख दिया है ये कोट।